वी आर लाइव नाउ ऑन फेसबुक। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे एजुकेशन प्रोजेक्ट के चेयरमैन श्री बलवंत जी चोरडिया को कि वो आज के हमारे स्पीकर श्री संपतमल जी नाहटा और हमारे बाकी पार्टिसिपेंट्स को वेलकम करें। बलवंत जी। जी सर। सर्वप्रथम मैं गुरुदेव के श्री चरणों में सभक्ति वंदना करता हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान निर्मल जी साहब और आज के जो स्पंदन का जो 10वां सीरीज चल रहा है उसके मुख्य वक्ता श्रीमान संपतमल जी साहब नाहटा, आपका मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं सर, अभिनंदन करता हूं। आप मैनेजिंग ट्रस्टी है अखिल भारतीय अणुव्रत न्यास के, पेट्रन है तेरापंथी महासभा के, ट्रस्टी है तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम के। हम सचमुच में सौभाग्यशाली है कि आपके जैसे व्यक्तित्व जो है हमारे तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम के ट्रस्टी है और आपके अनुभवों का जो लाभ है वो हमें आज जरूर मिलेगा और आपके इस अनुभव के लाभ को प्रत्येक टीपीएफ का सदस्य ग्रहण करे एवं अपना मोटिवेशन बढ़ाएं। इसी आशा के साथ एक बार पुनः संपतमल साहब का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं एवं सभी टीपीएफ सदस्य जो इस कार्यक्रम को ज्वाइन कर रहे हैं आप सभी का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ओम अरहम। संपत अंकल आप अपना एक बार माइक चेक कर लीजिए प्लीज। माइक मैं वेलकम कर रहा था तो माइक बंद था संपत अंकल का माइक। हाँ अब ठीक है, आवाज है? हाँ आवाज आ रही है। आवाज है तो निर्मल जी का भी बंद है माइक। निर्मल जी से हम बाद में बुलवाएंगे। तो मेरे ख्याल से जो मैंने बात कही है वो संपत अंकल को नहीं पूछी है सब। नहीं बलवंत जी पूरी पहुंची है, खाली ये नहीं पहुंचा कि मैं टीपीएफ का फाउंडर मेंबर भी हूँ, टीपीएफ का संविधान बनाने वाला भी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सौभाग्य की बात है और बात है। मैं टीपीएफ के शुरुआत से जुड़ा हुआ हूँ, कोई अब नहीं जुड़ा हूँ, नया नहीं जुड़ा हूँ। नहीं बिल्कुल साहब, और बहुत अच्छा है कि आपके अनुभवों का हमारे को आज जो है लाभ मिलेगा, पहले से मिलता आ रहा है और आज जो सुनने को मिलेगा सब लोगों को। तो ये तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी सौभाग्य की बात है कि हम जो है आपके अनुभवों का फायदा ले सकेंगे और टीपीएफ को आगे बढ़ाने में इसका योगदान दे पाएंगे। नहीं टीपीएफ अपने सब लोगों का है, मेरा आपका मेरा अकेलों का नहीं है, पूरे धर्म संघ का है। जी सर, जी सर। अंकल अब रिक्वेस्ट करेंगे। है? आवाज नहीं आ रही है श्रील आवाज नहीं आ रही है। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आज के टॉपिक का अपने शुरुआत करते हैं, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास आज का टॉपिक। हमारे आदरणीय टीपीएफ के प्रेसिडेंट श्रीमान निर्मल जी कोटेचा, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री सुशील जी चोरडिया, हमारे टीपीएफ की इस कार्यक्रम के संयोजक श्री बलवंत जी चोरडिया और अपने जितने भी प्रतिस्पर्धी हैं, जितने भी आगंतुक हैं, मैं उन सब का स्वागत करता हूं, उनको जय जिनेंद्र कहता हूं। आचार्य प्रभु के श्री चरणों में वंदन के साथ मैं इस मेरे कार्यक्रम को शुरुआत कर रहा हूं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास। हम पिछले 9 सीरीज में बहुत कुछ चीजें सुनी, हमारे वक्ताओं ने बहुत ज्ञान की बात बताई। किसी ने बताया स्वास्थ्य कैसे ठीक रहे, केसी जैन साहब ने पूरा महावीर का स्वास्थ्य शास्त्र बताया, किसी ने मनी मैग्नेट होने का काम बताया, किसी ने वास्तु बताया, कैसे हम अर्जन कर रहे हैं, कैसे हम ज्यादा स्वस्थ रह सकते हैं, कैसे हम अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं, हम लोगों ने रोजाना सुना। लेकिन जो चीज हमारी कमी है वो अभी तक हम नहीं समझ पाए हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में खाली स्वास्थ्य अच्छा हो या खाली आर्थिक स्थिति अच्छी हो या खाली परिवार अच्छा हो तो आदमी का संपूर्ण व्यक्तित्व विकास नहीं होता। व्यक्तित्व विकास के लिए हमें ये चाहिए कि हमको कितने पॉइंटों पे बात करना है। व्यक्तित्व नीचे कैसे होगा? व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के
वैसे तो बहुत पॉइंट हैं, बहुत बिंदु है, लेकिन मैंने मुख्य रूप से आज जो बिंदु किए हैं कि किस किस डिपार्टमेंट से हमारी का विकास हो तो पूरा व्यक्तित्व विकास देखा जा सकता है। उसमें पहला है स्वस्थ शरीर, हेल्दी लाइफ, एजुकेशन एंड नॉलेज, शिक्षा व ज्ञान, अर्निंग एंड सेविंग, टाइम मैनेजमेंट, बिहेवियर स्किल, फैमिली रिलेशन, सोशल सर्विस और स्पिरिचुअल। आदमी कैसे समय का प्रबंधन करे, कैसे व्यवहार का कौशल करे, कैसे सामाजिक संबंध बनाए, कैसे सामाजिक सेवा करे, कैसे उपासना और साधना करे। इस सब के अंदर में कैसे हम कॉम्बिनेशन करें तब हमारा व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है। मैं बात को शुरू करने से पहले समाज भूषण श्रीमान भवनलाल जी दुग्गड़ के पिताजी आदरणीय प्रमाणिक पर्वत श्री सुमेरमल जी दुग्गड़ की एक बात को याद करता हूँ। जब मैं बहुत छोटा था तो कोई बात चली मेरे को उनके साथ में, तो उन्होंने मेरे को एक बात कही। मैंने कहा पिताजी, बाबा जी मेरे को क्या करना चाहिए, किस चीज में आगे प्रगति करनी चाहिए? तो उन्होंने मेरे को एक उदाहरण दे के बात कही जो आज तक मेरे दिमाग में काम में है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उन्होंने कहा बेटा साग है, साग में घी कम है तो घी डालने से साग ठीक होता है, घी में पानी कम है तो पानी डालने से होता है, नमक कम है तो नमक डालने से ठीक होता है, मिर्च कम है तो मिर्च डालने से ठीक होता है पानी कम और हम उसमें अगर घी डालते रहेंगे तो वो साग अच्छा नहीं बनेगा। अलग अलग के साग हैं, अलग अलग क्वालिटी के साग हैं, किस चीज का साग बना रहे हैं, उसमें क्या चीज डालनी जरूरी है, हमको साग अच्छा बनाना है। जीवन एक साग है, उसमें सभी बिंदु हैं, सभी मसाले हैं। हम उन्होंने बात को अपने उदाहरण के द्वारा बताया कि आदमी को पहले अपने साग का चिंतन करना चाहिए कि मेरे परिवार की, मेरी खुद की क्या मजबूरियां हैं, क्या मजबूतियां हैं, क्या हमारे पास असेट्स हैं, क्या हमारे नेगेटिव थॉट्स हैं, किसको हमको ठीक करना है और किसको हमको और इंक्रीज करना है। उनका ये जो बात कही हुई है ये आज भी मेरे को जिंदगी में हमेशा काम आती है कि किस परिवार में आज किसी परिवार के अंदर शुगर या हार्ट अटैक की बीमारी पैतृक है, परिवार की उसकी स्थिति है, तो उसको उस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। किसी परिवार में कोई भी कमी हो सकती है, कोई भी अच्छाई हो सकती है, वो अच्छाइयों को बढ़ाए, कमियों को दूर करे और परिवार का सर्वांगीण विकास करे। मैं तो वैसे कहूंगा भगवान परमात्मा ने हमारे को इस दुनिया के अंदर में भेजा तो इसी दुनिया के अंदर में फंसा दिया। हम पहले तो उस परमात्मा के पास वापस नहीं जल्दी से पहुंच सकते कि उसने हमको 5 पे में बांधा हुआ है। आदमी उन 5 पे को ढूंढने में अपना पूरा समय लगा देता है। ये 5 पे हैं पद, प्रतिष्ठा, पैसा, पति या पत्नी और पुत्र। ये 5 पे अच्छे होने चाहिए। ये नहीं कलरक का पद है, कोई एक साधारण पैसा कमाने वाला वेल्थ है। अच्छा पद हो, अच्छी प्रतिष्ठा हो, अच्छा पैसा हो, ऐसा पति और पत्नी हो और अच्छा पुत्र। बेटे बहुत हो सकते हैं, पुत्र वह है जो पिता का त्राण है। पुत्र का मतलब जो पिता का एकदम मनोनुकूल है। दुनिया में अगर किसी को एक चीज भी मिल जाती है तो उसको कुछ अहंकार आ जाता है। बहुत पैसा कमा लिया तो अहंकार आ जाएगा। किसी की पत्नी बहुत सुंदर है, उसको भी मन में अहंकार शुरू हो जाता है। किसी के बाप, बूढ़े बाप का बेटा कलेक्टर बन गया तो उसके पुत्र के कारण उसको अहंकार बढ़ जाता है। भगवान 5 पे में हमको इतना उलझा रखा है कि उसका सामंजस्य काम नहीं कर पा रहे। दूसरी बात, भगवान ने क्या किया है, ये 5 पे अच्छे किसी आदमी को एक साथ नहीं किए। अगर हम अपने द्वापर में जाएं, हम किसी भी जमाने में जाएं, तो आज के युग में जाएं, भगवान राम सर्वशक्तिमान थे। उनको जब तक लव और कुश का पता नहीं था, उसको सीता का पता था। द डे उनको लव एंड कुश का पता पड़ा, उनको सीता उनके जमीन में चली गई। भगवान कृष्ण के अच्छे सुयोग्य बेटों का हम कहीं वर्णन नहीं करते। आज नरेंद्र मोदी है, बहुत प्रतिष्ठा है, बहुत पद है, पुत्र नहीं है। आज जे.आर.डी. टाटा है, इतना समाज सेवी है, इतना बड़ा व्यक्तित्व है, पुत्र नहीं। जिंदगी में कुछ चीजें अगर कमी भी हो जाए तो उस कमी को आप अपने आप के मन के ऊपर में हावी न होने दें, उस कमी को संभाव से देखें। एक सिद्धांत ने कहा है कि वी हैव ए कंप्लेंट दैट वी डजंट हैव द शूज अनलेस वी सी ए पर्सन हु डजंट हैव द फीट।
हम कब तक शिकायत करते हैं कि हमारे पास जूते नहीं हैं, तब तक कि हम एक बिना पाँव वाले आदमी को देखते हैं। आदमी को अपनी कठिनाइयों में कोई चीज में ऐसी कमी हो तो उसके ऊपर आना चाहिए, उससे आउटकम होना चाहिए, उसको अपने आप पे हावी नहीं होना देना चाहिए। हम अपने अच्छाइयों को अपने सर्वांगीण विकास में कैसे यूज करें, इसका मैं आपको पहले पॉइंट से बताना चाहता हूँ। हेल्दी स्वस्थ स्वास्थ्य, हेल्दी लाइफ। हेल्दी लाइफ के अंदर में मैंने जो पॉइंट लिखे हैं उसमें ये लिखा है कि आदमी को रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए, मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। आज आदमी स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना चाहिए। पारिवारिक वंशाकुल जो मैंने पहले कहा था, कोई कमी हो, नेगेटिव हो, उसका ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद रेगुलर और सात्विक सिंपल भोजन करना चाहिए। आज का जो जंक फूड है वो भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आदमी को टाइमली सुबह नाश्ता, दोपहर में भोजन और सूर्यास्त से पहले अगर हम जैन धर्म के हिसाब से खाना खाएं तो हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा रह सकता है। रेगुलर लाइफ स्टाइल होनी चाहिए। काम करने का, सोने का, उठने का, उपासना करने का समय हमारा निश्चित होना चाहिए। आज क्या हो रहा है, आदमी की लाइफ स्टाइल अनरेगुलर है। रात को 2 बजे सोता है, सुबह 9 बजे उठता है, और खास करके यंग ब्लड में परिवार के कुछ सदस्यों में उसको अनियमितता की शिकायत है, उसको ज्यादा निंदा की शिकायत है। हम अपनी दिनचर्या को सेट करें। अगला पॉइंट है, शारीरिक श्रम करना अति आवश्यक है। शरीर को अच्छा बनाने के लिए, शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए कुछ शारीरिक श्रम होना जरूरी है। आज जितने हम टेबल कुर्सी पे काम करने वाले व्यक्ति हैं उनका फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होती। घर से उतरते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, ऑफिस में उतरते हैं, ऑफिस में बैठ जाते हैं, वहां से उतरते हैं, फिर घर आ जाते हैं। कुछ न कुछ शारीरिक श्रम की फिजिकल एक्टिविटी होगी। आज क्या हुआ, कोरोना के अंदर में अफ्रीका और एशिया में आदमी की इनबिल्ट पोजीशन अच्छी है तो वहां पे रोग कम फैल रहा है। बड़े बड़े डॉक्टर, साइंटिस्ट इस बात को कह रहे हैं। फिजिकल एक्सरसाइज से हमारे शरीर की इनबिल्ट ब्यूटियां मजबूती बढ़ती है। उसके अलावा आदमी का शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक स्वास्थ्य, खाली शारीरिक स्वास्थ्य में स्वस्थ नहीं होता। आदमी का शारीरिक स्वास्थ्य हो, मेंटल हेल्थ भी ठीक चाहिए, इमोशनल हेल्थ भी ठीक चाहिए। अगर मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो उसको भी हम हेल्दी नहीं कहते। इस तरह हेल्थ पॉइंट को हम अगर सर्वांगीण विकास का पहला पार्ट मानते हैं कि हेल्दी रहने के लिए हमको स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, हमारे स्वास्थ्य को स्वस्थ रखना पड़ेगा। लेकिन एक बात और कहूंगा, एक पर्टिकुलर एज के बाद में आदमी को आपका रेगुलर हेल्थ चेकअप कराना चाहिए। एज 45 आ जाए, 50 आ जाए या 42 आ जाए, उसके बाद 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 2 साल। अर्ली डिटेक्शन, अर्ली डायग्नोसिस इज हेल्दी क्योर, और अर्ली क्योर इज हेल्दी रेमेडी ऑफ द डिजीज। जितना जल्दी कोई बीमारी पकड़ में आएगी और जितना जल्दी उसका ट्रीटमेंट होगा उतना ही जल्दी हमारा काम होगा। हमको स्वास्थ्य के प्रति हमारे सिद्धांतों में बुजुर्गों ने कहा है, पहला सुख निरोगी काया। पहला सुख निरोगी काया। जब तक स्वस्थ हैं तब सबसे दुनिया हमको देख सकते हैं, दुनिया का आनंद ले सकते हैं, जीवन का आनंद ले सकते हैं। स्वस्थ शरीर के बिना स्वस्थ मन नहीं होगा, स्वस्थ मन के बिना स्वस्थ विचार नहीं होंगे, स्वस्थ विचार के बिना हमारा कार्य नहीं हो पाएगा। इसलिए सर्वांगीण विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पहला पार्ट है कि हम हेल्दी रहें और खास करके मानसिक रूप से। उसके बाद बचपन के बाद में युवा अवस्था आती है। युवा अवस्था के अंदर में हमने दूसरा चैप्टर है एजुकेशन एंड नॉलेज। हमारा सर्वांगीण विकास में एजुकेशन और नॉलेज का बहुत बड़ा हाथ है। एजुकेशन के लिए बाद में मैं ये कहूंगा, एजुकेशन शुड नॉट बी फॉर पर्पज ऑफ पासिंग द एग्जाम ओनली, बट फॉर द यूटिलिटी ऑफ लाइफ। कई बच्चे परीक्षा के पास करने के उद्देश्य से परीक्षा देते हैं, वो पढ़ाई जिंदगी में काम पूरी नहीं आती। मैं कई बार बच्चों से बात करता हूँ, स्कूलों में जाता हूँ तो एक बात उनको कहता हूँ,
कि बच्चों वही LLB LLM डिग्री है, एक वकील करके सुप्रीम कोर्ट में खड़े होने के 5 लाख 4 लाख 2 लाख रुपए लेता है। एक वही LLB LLM डिग्री है या वो आदमी 30,000 के बाद 100 रुपए 500 रुपए के अंदर में ड्राफ्टिंग करता रहता है। डिग्री एक है। फिर उसने केस लॉ जब पढ़े थे, उसने हर केस लॉ को बड़े सिस्टमेटिक पढ़ा। आज उसको याद है कोर्ट में बोलने के लिए। एक आदमी ने परीक्षा पास करने के लिए पढ़ा। ये क्वालिटी उनके रिजल्ट के बाद तय होती है। एक डॉक्टर है, डिग्री MBBS MD MSc जो भी है, उन्हीं डिग्रियों में एक डॉक्टर तेहरान बन जाता है, एक साधारण फिजिशियन बन जाता है। क्यों? उसने परीक्षा को परीक्षा के लिए पढ़ा, उसने परीक्षा को जीवन के यूटिलाइजेशन के लिए पढ़ा। पढ़ाई जो भी करो वो परीक्षा में पास करने के लिए करो, मत करो केवल जिंदगी के अंदर में आप उसको कैसे उतार सको उसके लिए। शिक्षा में दूसरी चीज है आदमी की एकाग्रता का विकास होना चाहिए। एकाग्रता का विकास जिंदगी में ही जीवन में जरूरी है। आपको मैं कहना चाहूंगा आज के अंदर में सबसे बड़ा जिंदगी में लेकिन है तो वो एकाग्रता की। आदमी बच्चा सुबह जब खाना खाता है, आदमी खाना खाता है तो टीवी देखता है, अखबार पढ़ता है। स्कूल में मास्टर जी अंग्रेजी की क्लास पढ़ाते हैं तो कोई मैथ की बात सोचता है। बच्चा खेल के मैदान में जाता है तो पढ़ाई के बाद दोस्तों से करता है। यहाँ के आके तो पिक्चर हॉल में पिक्चर देखता है तो मोबाइल से दोस्त से बात करता है। शाम को खाना खाता है तो दूसरी बात करता है। उसका एकाग्रता नहीं है। जो जिंदगी में एकाग्रता सबसे जरूरी है, उस एकाग्रता को उसके लिए उसको विकास करना पड़ेगा। एकाग्रता का विकास के कई उपाय हैं। ध्यान और योग, ध्यान और साधना हमारा एकाग्रता का पॉइंट है, जिसको हम ध्यान और साधना के अंदर में एकाग्रता का विकास ही करते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि संगीत की साधना भी एकाग्रता के विकास की पहली पहली है। जब आदमी संगीत की गीत गाता है या गायन करता है या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाता है, तब वो दूसरा काम कोई नहीं कर सकता। आप खाना खाते समय पूरा खाओ, उसमें केवल ध्यान खाने में लगाओ, ये आपका उसको शरीर में उस खाने का आपका उपयोग बढ़ जाएगा। इसी तरह सीखने की कोई लिमिट नहीं। मेरा तीसरा पॉइंट है सीखने की लिमिट इसलिए नहीं है, एज इज नॉट लिमिट फॉर लर्निंग। कोई कह दे जी अब तुम 40 साल के हो गए, अब मैं क्या पढ़ूंगा, क्या सीखूंगा, क्या नहीं करूंगा। ये केवल मन की अनुकूलता और अनुकूलता की बात है। कोई एज लिमिट सीखने के लिए नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मोबाइल आए हुए 2 दशक भी नहीं, मेरे से बड़े 60 साल के 70 80 साल के 85 साल के बुजुर्ग जिन्होंने कभी 6 दशक तक मोबाइल का यूज नहीं किया, आज भी मोबाइल का यूज करने लगे। आज एक अनपढ़ आदमी, रिक्शा वाला, ठेले वाला, मेड, वो भी मोबाइल का यूज करने लगी। जो अपना दस्तखत नहीं कर सकती है लेकिन मोबाइल कर सकती है, क्योंकि उनको ये नॉलेज करना उनके लिए तड़प थी। आज को नॉलेज, कोई भी नॉलेज प्राप्त करने के लिए तड़प हो तो आदमी नॉलेज प्राप्त कर लेता है, चाहे वो किसी भी एज का हो, किसी भी एजुकेशन बैकग्राउंड का हो। उसके लिए एजुकेशन कहीं आगे नहीं आता है। सीखने की कोई लिमिट नहीं है। आदमी किसी भी एज के अंदर में अपने आप को शिक्षित बना सकता है, कोई ना कोई नॉलेज ले सकता है। इसके साथ केवल बुकिश नॉलेज, शैक्षणिक ज्ञान से अनुभव ज्यादा वैल्यूएबल है। एजुकेशन से एक्सपीरियंस इज मोर वैल्यूएबल। आदमी को जो भी एजुकेशन से प्राप्त होता है उससे एक्सपीरियंस से बहुत ज्यादा चीजें प्राप्त होती है। एक आर्किटेक्ट और इंजीनियर कॉलेज से पढ़ के आता है, उससे जो एक राजमिस्त्री लगातार काम करता है उसको कई चीजों में तजुर्बा ज्यादा होता है। आज हर आदमी को जितना एक्सपीरियंस से नॉलेज होता है, मैं ये कहूंगा हर फील्ड के अंदर में अपना एक्सपीरियंस की वैल्यू ज्यादा है। जितना एक्सपीरियंस करोगे उतना ही आपको फायदा रहेगा। उसके अलावा मैं एक बात और कहता हूँ, शिक्षा सर्वांगीण विकास में शिक्षा और नॉलेज का तो महत्व है, लेकिन इस नॉलेज के अंदर में एक चीज और ध्यान रखो कि एजुकेशन के साथ साथ कुछ अच्छी हॉबियां भी पैदा करो।
कई हॉबियां होती हैं जो टाइम किल करने की होती है, सिनेमा देखना, ताश खेलना, उसमें आदमी का टाइम लगता है लेकिन उससे कुछ अल्टीमेट रिजल्ट लाइफ में ऐड नहीं होता। उसकी जगह आपने मान लो वास्तु का है, वास्तु शास्त्र का नॉलेज कर लिया, ज्योतिष का नॉलेज कर लिया, आयुर्वेद का नॉलेज कर लिया, ज्वेलरी साइंस का नॉलेज कर लिया, कोई भी ऐसे जो छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं जो जिंदगी में काम आते हैं, उनका नॉलेज करोगे तो वो आपके नॉलेज को भी बढ़ाएंगे, आपकी एजुकेशन को मल्टीफोल्ड करेंगे। श्री अब्दुल कलाम ने कहा, एक बार एक लाइन कही थी, द बेस्ट ब्रेन ऑफ द नेशन मे बी फाउंड ऑन द लास्ट बेंच ऑफ द क्लासरूम। उसने कहा जो बच्चे दिमाग हैं वो क्लासरूम के सबसे पीछे वाली रो में होते हैं। परीक्षा में बहुत कम नंबर आने से भी आदमी को अपने आप को शिक्षा में कमजोर नहीं समझना चाहिए, और शिक्षा को प्राप्त करने का भी तरीका है। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। राम युद्ध के अंदर में जीत गया था और राम ने लक्ष्मण को कहा कि तुम जा, रावण बहुत ज्ञानी आदमी है, वो मर रहा है, उससे कुछ शिक्षा प्राप्त कर। लक्ष्मण गया, लक्ष्मण जाके रावण के मुंह के पास खड़ा हो गया और उसने कहा, जी मैं लक्ष्मण आया हूँ, मेरे भाई राम ने मेरे को भेजा है और ये कहा है कि आपसे कोई ज्ञान प्राप्त करें। उसने कुछ नहीं ज्ञान दिया। लक्ष्मण वापिस आया राम के पास, राम ने कहा क्या ज्ञान दिया? तो उसने कहा कुछ नहीं दिया। उसने कुछ बोला भी नहीं। बोला तुम कहाँ खड़े थे? बोला मैं उसके मुंह के पास ही खड़ा था। बोला नहीं, तुम जाओ और उनके चरणों के पास खड़े हो। ज्ञान प्राप्त करने के लिए आदमी को जो भी अपना गुरु है, जिससे भी वो कला सीखनी है, उसके सामने नम्र होकर उसके पास में विद्यार्थी बन के बैठेगा, तब उसको ये चीजों का समझ में आएगा। जब अपना हेल्थ ठीक हो, नॉलेज ठीक हो, नॉलेज हमारा बढ़ जाए, अब ये हमारे सर्वांगीण विकास का तीसरा पॉइंट है। जब आदमी जवान हो जाता है, युवा अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तो उसको अर्निंग करनी पड़ती है। अर्निंग और सेविंग भी अगर नहीं होती है, अर्निंग और सेविंग नहीं होती है, तो भी व्यक्तित्व का, परिवार का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। फोटो गई है, उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। अर्निंग और सेविंग के अंदर में कुछ बिंदु हैं जो हमारे श्रोताओं को नोट डाउन करनी चाहिए। मेरे सारे साथियों, बहुत चीजें हम बात करते हैं, बात करने से बात का हमारे को नहीं होता जब तक हम उस काम को नहीं करें। मेरे को एक बहुत समझदार आदमी ने एक बात कही थी कि संपत्ति सीढ़ियों को गिनने से सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती, ये चीनी चीनी कहने से मुंह मीठा नहीं होता, उसके लिए चीनी खानी पड़ती है, ये सीढ़ियां चढ़नी चाहिए। आप अपने हाथ से जो पॉइंट आपको समझ में आए अपने पास नोट डाउन करते हैं, जो आपके जीवन के अंदर में इस लॉकआउट पीरियड का आप फायदा उठा सके, आप उससे अपने लाइफ के अंदर में कुछ बदलाव ला सके। मेरा ये छोटा सा निवेदन बीच में है। आपको जो अच्छा लगे आप करें, खाली सुनने से भी आपको फायदा नहीं होगा। अर्निंग और सेविंग, अर्निंग और सेविंग में से सबसे पहले ये अर्निंग कैसी होती है? अर्निंग कॉम्बिनेशन ऑफ है हार्ड वर्क और लक का। खाली हार्ड वर्क से अर्निंग नहीं होती, खाली लक से हार्ड वर्क नहीं होती। खाली हार्ड वर्क से अर्निंग नहीं होती। आदमी कहते मैंने बहुत मेहनत की थी लेकिन मेरे को उतनी प्राप्ति नहीं हुई, वो खाली लक के भरोसे बैठा है, उसको भी नहीं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ कि ये जो अर्निंग है ये बैंक का लॉकर है। इसकी एक चाबी आपके पास है, एक चाबी मैनेजर के पास है। आपकी चाबी आपका हार्ड लक है, मैनेजर आपकी चाबी आपका हार्ड वर्क है, मैनेजर की चाबी आपका लक है। खाली आप अपनी चाबी हार्ड वर्क करते रहोगे तो भी आपको अर्निंग उतनी नहीं हो पाएगी, और अगर आप अपना हार्ड वर्क नहीं करते और खाली मैनेजर चाबी लगाता है तो भी लॉकर नहीं खोलेगा। लॉकर को खोलने के लिए दोनों चाबियां चाहिए। कोई आदमी कहते जी मैंने तो मेहनत करनी बंद कर दी, तकदीर में होगा तो अपने आप आ जाएगा, उसको ये सोच गलत है। इसलिए अर्निंग के लिए आदमी को हार्ड वर्क और लक का कॉम्बिनेशन चाहिए। हो सकता है कोई को लक का कॉम्बिनेशन नहीं मिले तो हार्ड वर्क का उतना बेनिफिट नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए था। दूसरी बात,
अर्निंग तो आ जाती है, लेकिन आज के आदमी उसमें से सेविंग नहीं कर पाते। आज के आदमी मैक्सिमम यूज करते हैं। अर्निंग की लाइफ है 30 साल, 25 साल, 30 साल से अर्निंग शुरू होती है, 60 साल में आदमी रिटायरमेंट की तरफ बढ़ जाता है। अब 30 साल लाइफ में आता है, कमाता है, बरसात में बहुत अच्छा पानी आता है, अगर हम उस समय संचय नहीं करें तो हमको गर्मी में तकलीफ। आदमी आपको फ्यूचर के लिए, उस अननोन पर्सनैलिटी के उपस्थिति के लिए कुछ सेविंग और उसका इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए। खाली अर्निंग कितनी हो, अगर उसका बचत नहीं है तो वो धनाढ्य भी नहीं बन सकता है, उसके परिवार का सर्वांगीण विकास भी नहीं हो सकता। तीसरा चीज, आय के अनुसार व्यय, एक्सपेंडिचर इन प्रोपोर्शनेट ऑफ इनकम होनी चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग कहा है, ताती सोट पसारिए दाती लंबी सोट, अताती पैर पसारिए दाती लंबी सोट। उतने ही पैर पसारो जितनी लंबी आपकी सोच है, आपका स्थिति है। आदमी किसी को उस हिसाब से, किसी को दूसरे को देख के आदमी को अपनी स्थितियों को नहीं बदलना चाहिए। मेरे को भाई जी बने सिंह जी मालू की एक कविता याद आती है। उन्होंने भगवान के इंटरव्यू के नाम से कविता लिखी थी। उन्होंने उससे पूछा था, भगवान, किसी का इष्ट राम, किसी का कृष्ण, किसी का ईसाई, किसी का अल्लाह है, फिर भी आदमी आता है लेकिन सुखी भाव से जिंदगी नहीं जाता है। भगवान ने कहा, बस बने सिंह जी की पूरी लाइनें तो मेरे को नहीं याद है, आदरणीय बाबा साहब बने सिंह जी मालूम का, कि बस आदमी जन्म का जल्दी युवा होना चाहता है, जवानी कमाई में लगाता है, जब बुढ़ापा होता है तो फिर बचपन चाहता है, बुढ़ापे में न शरीर होता है न पैसा होता है। आदमी अपने दुखों से दुखी नहीं, पड़ोसियों के दुखों से दुखी पाया जाता है। आदमी किसी भी अपनी परेशानी से दुखी कम होता है। आपके पास में होंडा सिटी गाड़ी है और आपके इधर सारे पड़ोसियों के पास में मारुति कार है, तो आपको अपने आप को अच्छा फील करेंगे। लेकिन अगर दोनों साइड में कहीं BMW और ऑडी आ जाए तो आप अपने आप को थोड़ा कमजोर फील करेंगे। ये जो मानसिकता है, ये जो चीज है, ये आदमी को उठने नहीं देती, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं करने देती। इसलिए आय के अनुसार व्यय करना जरूरी है। जरूरी नहीं हम दूसरे के हिसाब से क्या करें, हर आदमी को अपनी आय के हिसाब से व्यय करना चाहिए। कोई आदमी कोई दिखावे के अंदर में नहीं चाहिए। नेक्स्ट चीज है, व्यवसाय में प्रामाणिक हो। हम व्यक्तित्व विकास का जरूरी है कि आदमी व्यवसाय में प्रामाणिक हो। अगर आदमी व्यवसाय में प्रामाणिक नहीं है तो कितना भी धार्मिक है, वो व्यक्ति आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञा या हमारे आचार्य महासमन की भाषा के अंदर में वो प्रामाणिक नहीं होगा जब तक उसका व्यापार में प्रामाणिकता नहीं है। आचार्य तुलसी ने सिमरमल जी दुर्गा प्रामाणिक पावर का दिया था। मैं एक उदाहरण और देता हूं। सरदार सर के किशनलाल जी दुग्गल थे। इमरजेंसी से पहले उनके पास हिंदुस्तान लीवर की एजेंसी थी। उनके प्रोडक्ट में जितने कई वैल्यू के माल था उससे डबल का ब्लैक था। उन्होंने कभी भी ब्लैक नहीं दिया। आज भी बहुत बात कोट होती है। व्यापार में प्रामाणिक हो। किसी को चीट करने के लिए हम व्यापार में कोई गलती नहीं करें, चाहे मसाले में मिलावट नहीं करें, अनुवर्त के सिद्धांतों को माने, हम प्रामाणिक जीवन जी सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है सरकारी व सामाजिक नियमों की बाध्यता। जितने भी गवर्नमेंट के और सोशल नॉर्म्स हैं उसकी कंप्लायंस हमारे लिए जरूरी है। आपने कहा ये क्यों? क्या होता है, अगर हम कानून के नियमों को नहीं मानते हैं तो हमारे मन में उचाट रहती है। सुबह घंटी कोई बात पड़ोसी भी आगे बढ़ जाता है तो चिंता होने लगती है। कोई नोटिस का रजिस्ट्री आती है तो उसको देख के हमारे को चिंता होने लगती है। आदमी गलत काम करता है तो भय उनके मन में आ जाता है। और जैसे केसी जैन ने बताया था कि भय के कारण कई बीमारियां अपने आप बढ़ जाती है। आज बीपी है, उसका कारण भी भय ही है। तो वो एक अलग सब्जेक्ट है। आज नहीं, हम हमारे साधना केंद्र के अंदर में ये लगातार कार्यक्रम होते रहते हैं। सामाजिक जो गवर्नमेंट के नियम और सोशल नियम। सोशल नियम क्या है? हमारा समाज कहता है कि आप शराब का, नशा का कोई व्यापार नहीं करें, किसी नॉनवेज का काम नहीं करें। तो उसके अंदर में आपको ये चीज है
कि जो चीजें, कोई भी ऐसा चीज सट्टे के रूप में जो गलत काम है, जो समाज अच्छा नहीं मानता, उनका व्यापार नहीं करें। उससे कोई भी अगर धन प्राप्ति करेंगे तो भी आपका सर्वांगीण विकास नहीं होगा, कहीं न कहीं वो आपको तकलीफ देगा। नेक्स्ट, अनावश्यक खर्चों पे कटौती, कटिंग ऑफ द अननेसेसरी एक्सपेंसेस। आदमी को जितना भी कमाए, कितना भी ज्यादा कमाए, लेकिन उसको अपनी शाम को, मंथ के एंड में, ईयर के एंड में अपनी बैलेंस शीट देख के देखना चाहिए कि मैं कहाँ और सेविंग कर सकता था, कौन से खर्चे मैंने अननेसेसरी कर दिए जिसको मैं कट करके मेरी लाइफ को और बेटर कर सकता था, तो उस पैसे का ज्यादा अच्छा उपयोग कर सकता था। उसी तरह बचत का मल्टीप्लिकेशन करना भी जरूरी है। बचत ऐसी जगह लगाएं जहां से पैसा उसको बढ़ता जाए। कोई भी आदमी किसी भी तरह से अपनी पैसे का सेविंग अगर मल्टीप्लिकेशन में नहीं करेगा तो पैसा बढ़ेगा नहीं। एक समझदार आदमी ने कहा है कि सब जो भी कमाई हो, सरप्लस हो, उसके 5 भाग करो, उसका एक भाग 120%, 1/5 गोल्ड के इन्वेस्ट करो, 1/5 प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करो, 1/5 आप अपने आर्ट या फाइनेंस कहीं भी इन्वेस्टमेंट करो बचत में, बाकी 20% व्यापार में करो, और बाकी 20% आपको जिस जगह ज्यादा अच्छा लगे वहां करो। लेकिन वो पर्सन को, डोंट पुट ऑल एग इन द वन बास्केट। किसी आदमी ने सारे दुनिया का असेट एक जगह लगा दिया तो कब तकलीफ आती है, कोई बात नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक परिचित थे 50 साल पहले, मिस्टर धवन, उन्होंने कार्बन की एक भोपाल की फैक्ट्री के बहुत शेयर ले रखे थे। उस जमाने में 2-3 करोड़ के शेयर थे। मैं कहता था जी अंकल ये शेयर इतने एक साथ मत लो, ये तो ब्लैक गोल्ड है, सोना खत्म हो सकता है, इस कंपनी के शेयर खत्म नहीं होते। तो भोपाल का कांड हुआ, गैस कांड हुआ, वो कंपनी जीरो हो, वो आदमी एकदम स्ट्रेस आ गया। आदमी उसने कुछ नहीं किया, उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन डोंट पुट ऑल एग्स इन द वन बास्केट। ये सबसे जरूरी है कि उसके अंदर में करें। दूसरी बात, जैसे मैंने पहले कहा था स्वास्थ्य के लिए कि 40 और 45 साल के बाद में, एक पीरियड के बाद में आदमी को अपनी टेस्टिंग, लाइफ की हेल्थ चेकअप कराते रहना चाहिए। वही बात मैं फिर कह रहा हूँ कि 50 साल के बाद, 45 साल के बाद में आदमी को अपनी विल बनाते रहना चाहिए। क्यों? उसमें कोई मरने की समय नहीं है। क्या होता है कि आदमी जब 45 या 50 में विल बनाता है, आप विल को 3 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद बदल दो, लेकिन विल बनाने की प्रक्रिया रखो जिससे इल फीलिंग नहीं आएगी। आपको किसी को 80 साल की उम्र में कहोगे कि विल दस्तखत करे तो उसको लगेगा कि क्या मेरी डेथ होने वाली है, कि मेरे बच्चे क्यों कर रहे हैं। विल की प्रक्रिया देखो, मृत्यु कभी भी आ सकती है, मृत्यु सबसे निश्चित है, जन्म के साथ मृत्यु निश्चित है, और कब आएगी ये सबसे अनिश्चित चीज है। लेकिन अगर हम उस चीज को कर लेंगे तो हमारे को ये विल लगाने बनाने की परंपरा रहेगी, और हमारी क्या पोजीशन है, हमारे क्या अफेक्ट है, हम अपने विल के अंदर में जोड़ते रहें। 3 साल बाद, 4 साल बाद जब लगे हम उसके अंदर उसको रिवीजन करें, नहीं बना दे। लेकिन विल बनाने की प्रक्रिया होनी चाहिए। कई बार जब विल नहीं होती है तो बड़े बड़े साम्राज्य में बहुत बड़े बड़े झगड़े होते हैं। एक उदाहरण है, नाम नहीं कोट कर, धीरूभाई अंबानी का परिवार। धीरूभाई अंबानी ने अपना विल नहीं बनाई थी, कितना द्वंद्व हुआ। भाई का भाई जो दिन भर साथ रहते थे, एक साथ खाते पीते थे, उनके बीच में कितना जुड़ाव आ गया। हम अगर अपने बच्चों के बीच में, अपने जितने भी लीगल हेयर्स हैं, उनके बीच में प्यार छोड़ना चाहते हैं तो हमको अपनी लाइफ में विल बनाना चाहिए। ये परिवार के लिए बहुत अच्छा चीज है। अब मैं ये अर्निंग और सेविंग के कुछ बिंदु हैं, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, कुछ समय की अपनी सीमाएं हैं और टाइम अपने लिमिट के हिसाब से। नेक्स्ट, अर्निंग। अर्निंग के बाद हम अब नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, टाइम मैनेजमेंट। सर्वांगीण विकास में टाइम मैनेजमेंट का अपना बहुत बड़ा असर है। जो जितना टाइम मैनेजमेंट कर लेता है वही आदमी अपने काम को, अपने जीवन को बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर सकता है, उसका विकास होता है, व्यक्तित्व विकास होता है। मैं कहूंगा कि पेंडिंग टाइम की लिस्ट बनाएं
उसको 4 भाग में बनाए। उस 4 भाग में पहला हो इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है, आवश्यक और तत्काल। दूसरा इंपॉर्टेंट तो है बट नॉट अर्जेंट। तीसरा अर्जेंट तो है बट अनइम्पोर्टेंट। चौथा न इम्पोर्टेंट है न अर्जेंट है। अब आप सबसे पहले क्या काम करेंगे? जो आवश्यक भी है, तत्काल है। कल एक डेट है, कल कोई किसी चीज की हमारे को आज लास्ट डेट है, कोई एलसी खत्म करानी है, कोई माल का इंपोर्ट हो रहा है, कोई कोर्ट केस की डेट है, उन कामों को आप इंपॉर्टेंट और अर्जेंट में रखें। दूसरा इंपॉर्टेंट तो है बट अर्जेंट नहीं है। ये काम ऐसे हैं सब, ये बिजली का बिल जमा देना है, इंपॉर्टेंट तो है, एक आज नहीं तो कल दे दिया जाएगा। ये छोटे छोटे काम जो इंपॉर्टेंट आज करने जरूरी नहीं, कल किए जा सकते हैं। डॉक्टर के जाना है, बच्चे को मेडिकल टेस्ट करवाना है, तो वो काम आज की जगह कल हो सकता हो, तो उसको सेकंड लाइन में रखें। तीसरा अर्जेंट तो है लेकिन अनइम्पोर्टेंट है। कई काम जरूरी हैं, तत्काल है, लेकिन बहुत जरूरी नहीं है, तो उसको तीसरे लिस्ट में रखें। तो बाकी सारे कामों को चारों लिस्ट में रखें। आप फिर पेंडिंग काम की लिस्ट बनाएं। पेंडिंग काम में मान लो पहले दिन आपके पास 102 काम हुए, आपने उस दिन सारे जो सबसे जरूरी थे उन 2 काम में अपना टाइम लगाया। दो काम पर टाइम लगाने के बाद में शाम को 5 नए काम ऐड हो गए, आपकी लिस्ट में 105 हो गए। दूसरे दिन फिर आपने 4 काम किए, 5 काम ऐड हुए, 106 लिस्ट में नाम हो गए। लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा, एक दिन 8 काम होंगे, 2 काम ऐड होंगे, एक दिन आपके पेंडिंग काम की लिस्ट हो जाएगी। पेंडिंग काम जब सामने रहेंगे तो कोई छोटे छोटे काम जो हम कर सकते हैं हम भूल जाते हैं, वो भी हमारे ध्यान में आता है। नेक्स्ट चीज है, पेंडिंग काम की लिस्ट बनाने के बाद में दिन भर में जो काम करते हैं उसका शाम को रिव्यू करना चाहिए कि मैंने दिन में कौन सा समय बेकार लगाया, कहा मैंने आज मेरे पास बहुत पेंडिंग काम है, मैं दोस्त से बात करने के लिए घंटा लगा दिया, तो सही नहीं है। उसके लिए रात को 8 बजे बात कर लो। कोई काम करने के लिए सबसे जरूरी है कि हमारे को अपना रिव्यू, सेल्फ, किसी को कहना नहीं है, वो रिव्यू बहुत जरूरी है। नेक्स्ट चीज है कि आदमी को अपनी डायरी भी लिखनी चाहिए, आत्मकथा भी लिखनी चाहिए। वो हमारे बच्चों को, हमारे आने वाली जनरेशन को, हमारे परिवार को प्रोत्साहन भी देगी। हमने कहाँ गलतियां की, कहाँ हमने अपॉर्चुनिटियां छोड़ी, कहाँ हमने अपॉर्चुनिटियां पकड़ी, क्या हमारी तरक्की थी, क्या हमारा असेट था, क्या हमारा लायबिलिटी था, ये हमारे को अपनी डायरी में लिखना चाहिए। डायरी डेली भी लिखी जा सकती है, आत्मकथा एक साथ भी लिखी जा सकती है। जो मेरे साथियों को नहीं है, अभी तक नहीं लिखी है, वो अपने जीवन के कुछ पॉइंट इस लॉकडाउन पीरियड में लिखें और बच्चों को बताएं कि ये अपॉर्चुनिटियां आई थी, हमने यूज नहीं की। मेरा बेटा मेरे को पूछता है, पापा बताओ कि आप ऐसे क्या अपॉर्चुनिटी थी जो उसको यूज नहीं की। तो मैं उसको बता सकता हूँ, बेटा ये काम मैंने नहीं किया, ये मेरी ये एक्सेस थी, ये मेरी रीजन थी। कभी भी हर देखो जितने काम हैं, जितने आज कर सकते हैं उतने आज करने थे। हर मौका मुसीबत नहीं है, पर हर मौका खास है। एवरी न्यू डे इज ए चांस टू चेंज योर लाइफ। एवरी न्यू डे इज ए chance to change your life. A little progress of each day add your total result, big result. तुम्हारा रोजाना कुछ न कुछ टाइम मैनेजमेंट करना तुम्हारे पूरे रिजल्ट को बढ़ा देगा। टाइम मैनेजमेंट एक चार और ध्यान रखें, जो अनुपयोगी हॉबियां मैंने शुरू में कहा था, उन हॉबियों को कर्टेल करें, जिसका अंत में लाइफ में कोई रिजल्ट नहीं निकलना। ताश खेलना है, आप कितना ही टाइम लगा दें, आप उसकी जगह साहित्य लेखन पढ़ें, साहित्य पठन करें, संगीत करें, कोई भी प्रोग्रेसिव हॉबी के ऊपर में जाएंगे तो आपको बहुत बड़ा फायदा रहेगा और आपका टाइम मैनेजमेंट उसका बहुत बढ़िया। टाइम मैनेजमेंट जितना कर लेंगे उतना ही आपके लिए वो बहुत अच्छी चीज है। नेक्स्ट, टाइम मैनेजमेंट के बाद में व्यवहार कौशल, बिहेवियर की बात करूंगा मैं। बिहेवियर स्किल ये भी बहुत जरूरी चीज है। आदमी बहुत अच्छी बात कहता है,
और वो उसका बिहेवियर का नहीं होता है, उसका बिहेवियर स्किल नहीं होता है, तो उसको अच्छा नहीं लगता है। मैं मेरे एक रिश्तेदार के घर गया और उसने रिश्तेदार में उसकी वाइफ ने, ये भाभी ने कहा, संपत जी आए हो, ये रसगुल्ले पड़े हैं, खा लो। आपको खाने की मन नहीं होगा। कोई दूसरे दोस्त के घर गया और उसकी वाइफ ने कहा, भाई साहब आए हो, बैठे बैठो, आप राबड़ी बनी हुई है, राबड़ी तो पियो। के कहने का वात्सल्य, उसका व्यवहार कौशल हमको वहां पॉजिटिव बना देता है, या वहां हमारा सोच को बदल देता है। व्यवहार कौशल जिंदगी में सबसे जरूरी है अपनी सर्वांगीण विकास के लिए। हर बच्चा, हर आदमी सर्वांगीण विकास चाहता है। वो कह रहे हैं हम किसी को कंपेल तो नहीं कर सकते कि वो हमें प्यार करें, कि हम ऐसे तो बन सकते हैं कि लोग मुझे प्यार करें। हमारे अनुभव के रमेश कांडपाल हमेशा कहा करते हैं कि भाई साहब, मैं किसी को कंपेल नहीं कर सकता कि वो मुझे प्यार करे, पर मैं ऐसा तो बन सकता हूँ कि लोग मुझे प्यार करें। आज जो हजारों हजारों बच्चे उसके मुरीद हैं। व्यवहार कौशल में एक चीज आती है कि पहले पोस्ट होना चाहिए उपभोग की संयम, सेल्फ डिस्टेंस एंड कंजम्पशन। उपभोग का संयम होना चाहिए। मैं मेरे जीवन में कितना ही कमाऊं, पर मेरा उपभोग, मेरा अभी खाने के अंदर में 21 दर्भ हो, 11 दर्भ हो, 7 दर्भ हो, मेरे पहनने कपड़े का संयम हो, मेरे अपने ऊपर कमाने का संयम नहीं जरूरी। कमाए अच्छा है, परिवार की समृद्धि के लिए अच्छा है, लेकिन कमाने के साथ साथ वो अपना उपभोग का संयम करे। उससे क्या फायदा होगा? नेशनल वेस्टेज कम होगी। देखो, पानी का संयम, बिजली का संयम आज गवर्नमेंट भी कहती है। हमारे आचार्य कहते कहते थक गए हैं कि हम अपने आप के जीवन को संयमित करें। वो कैसे रहते हैं? इतना कम खा के भी रहते हैं बिना पानी के। सबसे जरूरी चीज पानी है, रात को संचय नहीं करते। उनका उपभोग की लिमिट है, इसलिए उनको तकलीफ है। दूसरा, आदमी को अपने आप को ऑटो सजेशन देना चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन करना चाहिए। हर आदमी को मैं एक बात बीच में रह गया, हर आदमी शांति की इच्छा करता है, इच्छाओं की शांति नहीं करता। जब तक इच्छाओं की शांति नहीं करेगा, उसको शांति नहीं मिलेगी। उपभोग का संयम, इसका एक खास बात है। अब है मेरा ऑटो सजेशन और सेल्फ मोटिवेशन। आदमी को अपने कामों में खुद को ही अपना खुद विचार करके सेल्फ मोटिवेशन हो, अपनी सारी बातों को खुद समझे, अपना उसका हिसाब करे। नेक्स्ट, संस्कार और विचार। आदमी का वैल्यू और उसके थॉट उसके व्यवहार कौशल में दिखते हैं। संस्कार जो बचपन से माँ बाप, दादा दादी से मिले हैं, दोस्तों से मिले हैं, गुरुओं से मिले हैं, हमारे जितने भी प्राचार्यों से मिले हैं, साधुओं से मिले हैं। थॉट्स जो विचार हमने सीखे हैं, जीवन में साहित्य में पढ़ा है, उसका व्यवहार कौशल पे बहुत फर्क है। जो बच्चे ज्ञानशाला जाके आते हैं, उनका सोच का तरीका, और एक जो बच्चे ज्ञानशाला नहीं जाते, उनके सोच के तरीके में अगर आप डिफरेंस देखोगे, जो बच्चा जीवन विज्ञान की क्लास करता है तो जीवन विज्ञान की क्लास नहीं करता है, उनको बैठने का, खाने का, रहने का तरीके का फर्क देखोगे तो ये लगेगा ये संस्कारों का और विचारों का फर्क। आदमी को अपने संस्कार और विचार बनने चाहिए। आदमी को दर्पण बने, बी ए मिरर। मेरा कहने का मतलब यह है, एक आदमी दर्पण के सामने खड़ा होता है, शीशे के सामने खड़ा होता है, अपना चेहरा देखता है। चेहरे पे एक उदाहरण के लिए दाग लगा हुआ है, तो शीशे को कुछ नहीं कहता, अपने दाग को मिटाने की कोशिश करता है। लेकिन वहीं कोई साथी, उसका सहगामी, सहपाठी, परिवारजन कोई उसकी गलती बताता है, तो वो गलती ठीक करने की जगह उससे उलझता है, उसके प्रति नाराजगी प्रकट करता है। ये नहीं होना चाहिए। आदमी को जो अपनी गलती बताए उसको दर्पण समझना चाहिए, ये मेरा मिरर है। तो हमारे को दोस्त अच्छे ऐसे होने चाहिए जो आदमी की कमियों को बताए और उस गलतियों को ठीक करे। नेक्स्ट, जिंदगी में अगर किसी से भी कोई गलती हो गई हो तो हृदय से माफी मांगना चाहिए। उसके प्रति आपको कोई भी भावना मन में नहीं रखनी चाहिए। हम जैनी हैं, हम इंसान हैं, हम पुनर्जन्म को मानते हैं। हम अपने मन की भावना को गलत क्यों लेके जाए, क्यों मन को भारी करें? ये जो भावनाओं को भारी करते हैं उससे बहुत बीमारियां बढ़ती हैं।
उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके प्रति आप गलत सोच रहे हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके शरीर की हार्मोन्स के अंदर में बड़ी गलतियां होती हैं और दुखों का कारण भी वो बनती हैं। आदमी के दुखों का कारण जो मैंने बताया वो ये है कि आदमी अपने सुखों दुखों से नहीं, दूसरों के सुखों से दुखी पाया जाता है। इसमें एक काम और है कि आज की दुनिया का ब्रांडिंग। आदमी क्वालिटी के पीछे नहीं जा रहा, आदमी ब्रांड के पीछे जा रहा है। ब्रांड में उसे 50 गुना ज्यादा खर्चा करना पड़े, वो ब्रांडिंग में जा रहा है। चाय वही, चीनी वही, दूध वही हम घर में बढ़िया से बना के पी सकते हैं। वही हम एक 5 स्टार में जाके बैठ के पीते हैं, 500-600 रुपए देते हैं। मेरे को तो कई बार आश्चर्य होता है, और नो शुगर और नो मिल्क खाली लीक कर चाय पीते हैं, 600 रुपए देते हैं। गर्म पानी में चाय की पत्ती को भिगो, घर में हम उसे 100 गुने कम में पी सकते हैं, लेकिन वो स्टेटस नहीं बनता। तो ये स्टेटस के कारण हम कर रहे हैं, ये हमारा व्यवहार में है। हमको क्वालिटी पे जाना चाहिए, किसी भी ब्रांडिंग के ऊपर में नहीं। ये हमारा काम है कि उसके चीज है, उस वास्तविकता जो हमारी पोजीशन है वो दुखों का कारण है। आदमी को वास्तविक स्थिति में जियो। अपनी जिंदगी के अंदर में जो अपनी परेशानी है, अच्छाई है, बुराई है, स्ट्रेंथ है, उसकी कोई नेगेटिवनेस है, उनके साथ जियो। आदमी के पास में एक हाथ में तकलीफ है, वो आदमी कलम पैर से लिख के भी अपनी पढ़ाई पास कर रहा है। कितनी बड़ी हेड्स ऑफ उनके प्रति कितना हमारा प्रणाम है कि वो काम आदमी परिस्थिति के हिसाब से जीता है। कोई आदमी पहाड़ पे रहता है, कोई आदमी समुद्र में रहता है। हर आदमी को जीने का तरीका, रहने का तरीका, खाने का तरीका अपनी परिस्थितियों के हिसाब से होना चाहिए, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा ढंग से रह सके, अपनी लाइफ को लीड कर सके। अगर आदमी सर्दी में लद्दाख में रहने वाला है तो उसको वैसा बनना पड़ेगा। आदमी को राजस्थान के रेगिस्तान में रहना है तो उसके हिसाब से होगा। किसी की कॉपी नहीं करे, अपने व्यवहार उस हिसाब से रखे। नेक्स्ट, आदमी को अपने जीवन के अंदर में बिना ब्रेक की गाड़ी में कोई बैठना सकता है? गाड़ी में सारे पार्ट्स गाड़ी के चलाने के सहायक है एक्सेप्ट ब्रेक। गाड़ी का हर पार्ट, गियर, इंजन, टायर, केवल ब्रेक गाड़ी की स्पीड को नहीं। लेकिन क्या हम बिना ब्रेक की गाड़ी में बैठना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। जो हमारे ब्रेक है, फैमिली ब्रेक है, माता पिता है, जो हमारे दोस्त हमारी गलती को रोकते हैं, उन ब्रेक को नहीं खोलें, गाड़ी को बिना ब्रेक की नहीं बनाएं। नहीं, हमारी गलती, हमारी स्पीड हमको कभी भी एक्सीडेंट के लिए ले जाएगी, हम रुक नहीं पाएंगे। नेक्स्ट है ब्रेक के बिना गाड़ी। ब्रेक का मतलब है पेरेंट्स जो आपको गलती बताते हैं, हो सकता है उनका सोच कुछ पुराना हो, आप उनको समझाएं, लेकिन ब्रेक को नहीं हटाएं। नेक्स्ट है बी अवेयर ऑफ द प्रेजेंट सिचुएशन। आदमी को वर्तमान परिस्थिति में सोचना चाहिए, पहले क्या था। बहुत आदमी होते हैं अपना भूतकाल को याद करते हैं, वर्तमान को नहीं सोचते। आज कोरोना है, मैं अगर 10 दिन भैया 12 साल 2 साल पहले की बात सोचूंगा तो मैं जी नहीं सकूंगा। आज हमारे टीपीएफ ने बहुत बढ़िया काम किया, कोरोना की वर्तमान पोजीशन को देखते हुए ये जूम मीटिंग शुरू की। हमारे उन्होंने संघ संवाद वालों ने शाम को क्वेश्चन आंसर संसद कर दिया। अमृतवाणी ने वो हमारा लेक्चर शुरू करवा दिया। हमको अपने आप के टाइम को यूटिलाइजेशन करने का उन्होंने रास्ता बता दिया। वर्तमान परिस्थिति में सोचना चाहिए। नेक्स्ट मेरा पॉइंट आपने दिया हुआ है वॉच। आप कहोगे वॉच क्या है? वॉच अपने आप को वॉच करना। बिहेवियर के अंदर में आदमी अगर अपने आप को वॉच कर ले तो वॉच सबसे बड़ी चीज है। वॉच का मतलब है वॉच योर वेव्स अनलेस दे बिकम योर एम, वॉच योर एम अनलेस दे बिकम योर थॉट, वॉच योर थॉट अनलेस दे बिकम योर कैरेक्टर, वॉच योर कैरेक्टर अनलेस दे बिकम योर हैबिट। जब तक आपके वेव्स हैबिट में नहीं आ जाए, वेव्स, एम्स, थॉट, कैरेक्टर और हैबिट, इस 5 फीट में चढ़ के जब तक वॉच नहीं है, आदमी को अपने आप के वॉच करता रहना। मैं कुछ पॉइंटों को बहुत ज्यादा बोल सकता था, लेकिन मैं संक्षेप में, टाइम हमारा
बहुत आगे बढ़ रहा है और थोड़ी देर में सुनील जी कह देंगे कि भाई ये ओवर करो। अगला पॉइंट है तनाव प्रबंधन और सहनशीलता। आदमी व्यवहार में इतना टेंस नहीं हो जाए तो उसको जीने का मजा खराब है। स्ट्रेस मैनेजमेंट और टॉलरेंस ये जरूरी है। बिना उसके आप क्या होगा, ऑफिस की गुस्सा घर पे ले आएंगे, घर का गुस्सा ऑफिस में ले जाएंगे, घर की टेंशन ऑफिस में ले जाएंगे, वो पूरा माहौल आपका बिगड़ा हुआ रहेगा। आपका स्वास्थ्य पे फर्क पड़ेगा, आपके पारिवारिक रिलेशन पे फर्क पड़ेगा, आपके बाकी कामों पे फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट, नशा नाश का द्वार है। आप कोई भी काम कर लें, अगर आप नशा करते हैं तो वो आपका लॉस, आपका टोटल डिस्ट्रक्शन कंफर्म है। एक बहुत छोटा सा उदाहरण है, एक पानी की टंकी है, फुल ऑफ वाटर है, उसमें छोटा सा छेद हो गया, वो छोटा सा छेद उस पानी को पूरे को बाहर निकाल देगा, कभी भी उसको उसमें पानी को नहीं रहने देगा। आज आदमी कहते छोटा सा मैं तो गुटखा खाता हूँ, तो वो उसके परिवार को नहीं, उसकी जनरेशन को कैंसर की तरफ ले जाएगा। आदमी को नशा कोई रकम का हो तो अच्छा नहीं। नेक्स्ट, पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब है कोई भी चीज को देखें उसका नेगेटिव नहीं देखें। एक सिद्धांत हमारा बहुत बार चलता है, आधा गिलास भरा हुआ आधा गिलास, सभी व्यक्ति उससे परिचित है, पर हम जब देखते हैं तो आधा गिलास खाली बोलते हैं, आधा गिलास भरा हुआ नहीं। हम जानते हैं, ये जानकर भी हम उसको अनजान बन जाते हैं। हमारी पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग के बाद में मैं कुछ चीजें और बढ़ना चाहता हूँ कि आदमी को चिंतन करनी चाहिए, चिंता नहीं। चिंतन में एजुकेशन नहीं होता है तो चिंता हो जाता है, और चिंतन के साथ साथ अचिंतन की भी अवस्था में देखना चाहिए। परसों भाई केसी जैन कह रहे थे, आचार्य महाप्रज्ञा ने कहा था अचिंतन के जीवन में जीना चाहिए। मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि व्यवहार कौशल के लिए हमको अचिंतन में, जिसमें कोई चिंता टेंशन नहीं हो, काव्य के अंदर में कुछ समय बिताना चाहिए। हमको अनेकांत की बात को समझना चाहिए, तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। आज अगर झूठ बोलते हैं तो एक झूठ को समेटने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं। हमारे मन में भय पैदा होता है, किसको क्या बात कही। और दूसरी बात, आदमी को वाणी के अंदर में 24 घंटे में एक पल ऐसा भी आता है कि उसकी वाणी के बाद में हमारी शक्ति पर परमात्मा उसको शक्ति देती है। अगर हम कोई झूठी बात बोलते हैं तो कहीं वो झूठी बात अगर सच हो जाए तो अच्छा नहीं लगता है। बच्चों में बचपन रहना चाहिए। आज के बच्चों में बचपन नहीं है। परिवार के सर्वांगीण विकास के लिए बच्चों में बचपन होना जरूरी है। आज के बच्चे पैदा होते ही बड़े युवक हो जाते हैं, अरे बच्चा बहुत होशियार हो गया। वो होशियार नहीं, उसमें कुछ बचपन होना चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों को हंसना आना चाहिए। मैं बिंदु लिखे नहीं थे, मैं आपको बोल रहा हूँ, खाली हंसना आना चाहिए था। आज क्या होता है, दुनिया जैसे जैसे बदल रही है वैसे वैसे हमको अप टू डेट मॉडर्न होना है। जरूरी नहीं कि पुरानी चीज जो है वो सही है नहीं है, उसको पकड़ के रखना है। व्यवहार के अंदर हम अपनी जो चीजें अच्छी है वो सारी मेरी है। मोबाइल आया, मोबाइल ने कई चीजें खत्म कर दी, टार्च खत्म कर दिया, घड़ी खत्म कर दी, टेप रिकॉर्डर खत्म कर दिया, रेडियो खत्म कर दिया, नोटबुक खत्म कर दिया, लेकिन आज उसका उपयोगिता ज्यादा है तो धीरे धीरे घड़ी लगाने वाले आदमी कम हो गए, घड़ी का टाइम पूछने वाले कम हो गए। इसलिए मैं ये कहता हूँ जो चीज अच्छी है वो मेरी है। दूसरी बात है, अब मैं वैवाहिक के बाद में पारिवारिक संबंध, फैमिली रिलेशन के ऊपर में जाना चाहता हूँ। फैमिली रिलेशन, सर्वांगीण विकास में फैमिली रिलेशन भी एक जरूरी पॉइंट है। आदमी ने बहुत अच्छी पढ़ाई की, बहुत अच्छा स्वास्थ्य बनाया, बहुत टाइम मैनेजमेंट कर रहा है, बहुत उसका अच्छा कार्य है, लेकिन उसका टाइम मैनेजमेंट के साथ में फैमिली रिलेशन बहुत बढ़िया नहीं है। फैमिली का मतलब ये नहीं है, हमारे रिश्ते तीन होते हैं। एक जो परमात्मा के घर से बने होते हैं, माता पिता चाचा मामा भाई बहन दादा दादी नाना नानी, जो रिश्ते परंपरा से बने हुए हैं। दूसरे रिश्ते जो हम बनाते हैं, पति या पत्नी, दामाद, बेटे की बहू, ये रिश्ते होते हैं, ये जो हम बनाते हैं
वो रिश्ते होते हैं। तीसरे रिश्ते होते हैं जो हमारे सहगामी होते हैं, बचपन का चाइल्डहुड फ्रेंड हो गया, ऐसा पड़ोसी भी अच्छे आजकल संबंधी होते हैं। ये को हम सबको, इन तीनों को पारिवारिक रिश्तों में ही मानता हूँ। इन रिश्तों के साथ में हमारा कैसा व्यवहार रहे। हर आदमी में कुछ गुण और कुछ अवगुण होते हैं, हमको उनको गुणों की व्याख्यान करनी चाहिए, उनके अवगुणों को हटाने की कोशिश करना चाहिए। हमारे संबंध कैसे हों, संबंध के मामले में मैं आपको बताता हूँ, जीव में और अजीव में दोनों में ही संबंध बड़े व्याख्याकार। संबंध का मतलब है कि एक के बिना दूसरे की वैल्यू खत्म हो जाए। मैं कुछ अजीब चीजों के संबंध की व्याख्या करना चाहता हूँ। भाई अजय चोपड़ा जयपुर ने एक बार एक कार्यक्रम रखा था, उसने कहा था ताला और चाबी, पतंग और डोर, बेलन और चकला, पेन और स्याही। उसके अंदर में किसी की भी चीज हटा दो, धागा हटा दो तो सुई की कोई कीमत नहीं, पतंग हटा दो तो डोर की कोई कीमत नहीं, स्याही हटा दो तो पेन की कोई कीमत नहीं। और अगर मनके के धागे में कोई गांठ हो गई या पतंग में कोई छेद हो गई तो भी वो उपयोगी नहीं है। संबंध ऐसे होने चाहिए तो एक दूसरे के पूरक हो, एक दूसरे के बाद हो। नेक्स्ट, हमारी संवादहीनता हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। पारिवारिक रिश्तों के अंदर में संवादहीनता को मैं उसका सबसे बड़ा नेगेटिव मानता हूं। वो परिवार रिश्तों को नहीं बदलने देता। ये हमारा बिगेस्ट एनिमी है। हम आपस में बात नहीं करें, परिवार सारे सदस्य एक साथ नहीं बैठे। होना चाहिए, बिरला हाउस का नियम था कि घर के जितने भी परिवार के बच्चे थे शाम को डिनर में 7 बजे एक साथ बैठते थे, फिक्स टाइम पे बैठते थे। पारिवारिक संबंध का जो निश्चित समय पर कम से कम एक टाइम भोजन परिवार के व्यक्ति एक साथ करें, ये आपके परिवार का बढ़ाएगा। और परिवार के हर व्यक्तियों की विशेषताओं का उल्लेख किया जाना चाहिए। परिवार में कैसे संबंध हैं, उसमें परिवार के सभी सदस्यों के बाहर में क्या संबंध रखने हैं, ये हमको बताना चाहिए। नेक्स्ट है वृद्ध असहाय का विशेष ध्यान रखना चाहिए। देखो एज सबको आती है, हर परिवार में कुछ बुजुर्ग होते हैं, कुछ असहाय होते हैं। कोई परिवार में 4 भाइयों में एक भाई कमजोर भी हो सकता है। उनके प्रति हमको समभाव रखना चाहिए, उनके प्रति एक्स्ट्रा केयर करनी चाहिए। हम कोई बच्चों में बुराई नहीं आने दें। नाती पोते, दादा दादी, नाना नानी, माँ बाप का कर्तव्य है कि बच्चों में कोई बुराई शुरू होने से पहले उसको हटा देना चाहिए। मैं बच्चों की बात आ गई तो कहता हूँ, बच्चों को मोटिवेट करके ये मत कहो कि ये मत करो, ये कहो कि ये ऐसे करो। आदमी एक इकाई है और इसका हर गुण उसकी कीमत बढ़ाता है। आदमी एक है, पढ़ा लिखा है तो उसकी कीमत 10 हो जाएगी। आदमी पढ़ा लिखा है और सास वाला है तो उसकी कीमत 100 हो जाएगी। पढ़ा लिखा है, सास वाला है और बुद्धिमान है तो उसकी कीमत 1000 हो जाएगी। लेकिन अगर आदमी नहीं है तो 0 हो जाएगी। और उसमें एक डेसिमलो लग गया कि वो झूठ बोलता है, तो वो जहां डेसिमलो लग गया वहीं उसकी कीमत स्थिर हो जाएगी, उसकी गुणों के साथ नहीं बढ़ेगी। आदमी को अपने गुणों को मल्टीपल करना है और उसको बढ़ाना है। हम 80% काम 20% टाइम में करें और 20% काम 80% टाइम में करें। हम अपने टाइम मैनेजमेंट का जो काम है वो परिवार में भी करें। कुछ काम हम बच्चों को सौंपें, कुछ काम हम करें, घर वालों के जरूरी काम को हम अपने आप करने दें। मैंने जैसे आपको बताया था कि आपको क्या बनना है, आपको क्या बनना है उसकी एक स्केच बनाएं और अपने बेडरूम में लगा लें कि मेरे लाइफ का ऑब्जेक्ट ये बनने का है। उस स्केच के अंदर, उस फोटो के अंदर आप अपने आप को जो बनना चाहते हो, पतला बनना चाहते हो, होशियार बनना चाहते हो, बढ़िया बनना चाहते हो, जो बनते हो वो फोटो में दिखाओ। और उस फोटो को देख के आपको लगेगा, आपको रोजाना सुबह उसकी रिपीटेशन होगा, मॉर्निंग वॉक होगा, आपको अलार्म होगा कि आपको ये बनना है। आप उसको जो बनना चाहें उसमें है। देखो परिवार में कानून नहीं अनुशासन चाहिए, परिवार में व्यवस्था नहीं व्यवहार चाहिए, रिश्तों में अपनत्व चाहिए, अर्पण नहीं समर्पण चाहिए। परिवार के अंदर में सहनशीलता और समन्वय चाहिए। हमें क्या कहें, कई हमारे बड़े बुजुर्गों ने कई बोला कही है
परिवार में एक टीम भावना होनी। मैं अभी सभी से टाइम करके पूछना नहीं चाहता कि व्हाट इज द मीन ऑफ द टीम। ज्यादातर लोग कहेंगे एक साथ काम करना या एक साथ बैठना, एक साथ वर्क करना टीम नहीं है। टीम का मतलब है लेस मी और मोर वी। हम फुटबॉल का ओलंपिक हो रहा है, जर्मनी की टीम का एक आदमी अपने जितने भी अपोनेंट है उसके गोल के पास खड़ा है, वो खुद गोल नहीं कर रहा है, वो गोल अपने साथी को दे रहा है और साथी गोल कर रहा है। जिंदगी भर रिकॉर्ड उसके नाम रहता है जिसने साथी ने गोल किया, लेकिन खेल भावना किसकी है? जिसने पास किया। वो ट्राई करता, शायद उसमें गोल नहीं होता, गोल ची गोल रोक लेता। टीम भावना सबसे जरूरी है। भाई सचिन तेंदुलकर कहते हैं मेरा जीतना, मेरा खेलना जरूरी नहीं है, टीम का जीतना जरूरी है। कई बार ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जो इंडिविजुअल के लिए अच्छे नहीं है लेकिन टीम के लिए अच्छे। पारिवारिक रिश्तों में वो चीज को मान के चलने चाहिए कि कई हमारे पुराने सिद्धांत है वो बहुत बढ़िया है। एक कहावत है मारवाड़ी की, शायद मारवाड़ी समझते होंगे, खानो माँ के हाथ को हुए चाहे जहर ही, बैठनो भाया के पीछे हुए चाहे बैर ही, जानो रास्ते रास्तो हुआ चाहे फेर ही, सोनो छाया में हुए चाहे कैर ही। क्या करना है, हमारे पूर्वजों ने जो हमें बताया है उसको हम इम्प्रूव करें, उसको हम देखें, उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, उसका करने के बाद हम अपने पारिवारिक संबंधों को करें। हम हमारा परिवार ठीक रखें, हमारा व्यवसायिक व्यापार व्यवहार ठीक रखें और उसके बाद में एक सोशल सेवा के बिना भी सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। सोशल सेवा का मतलब है कम से कम एक नेक काम रोजाना करें। आप जब से उम्र पकड़े तब से एक नेक काम जरूरी करें, डेली चाहे 2 मिनट का हो, 5 मिनट का हो। सेवा को सेवा भावना से करें। दुश्मन के घर भी तकलीफ आ गई है, आप उसको सेवा दे सकते हैं तो उसकी आप सेवा देने चले जाइए, भूल जाइए उसके साथ क्या रिलेशन है। सेवा का सेवा भाव होना जरूरी है। जैसे लाइफ के अंदर में सेवा भाव आता है, सेवा को आदमी के अंदर में देने की शक्ति बढ़े, उम्र बढ़े 50-60, तो आदमी को सामाजिक सेवा देने का समय और लगाना चाहिए। लेकिन आदमी को अर्जन के साथ विसर्जन जरूरी है, अर्निंग के साथ स्पेंडिंग जरूरी है। पैसे की 3 गति होती है, भोग, नाश, तो उसके अंदर में विसर्जन जरूरी है। आपको बहुत छोटा सा उदाहरण दूंगा, बेटे के ससुराल से मिठाई आती है, उसकी वैल्यू जब बढ़ जाती है कि उसमें से 4 लड्डू निकाल के मैं मेरी बेटी के ससुराल भेज, आदमी खाना खाता है, बड़ा सेटिस्फेक्शन होता है, लेकिन उससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन सुबह जब पेट साफ करता है तब होता है। आदमी लाख रुपया कमाता है सुबह से शाम, लेकिन उससे ज्यादा 10 रुपया मंदिर में चढ़ाता है या किसी गरीब को देता है तो उसको सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता है। अर्जन के साथ विसर्जन होना जरूरी है। आदमी के कई चित्रों के अंदर में बैलेंस रखना जरूरी है। मैं मेरे साथियों को खाएंगे कि कहीं भद्र भी नहीं होना चाहिए, कहीं ऐसा भद्र भी नहीं हो कि आप अपनी बाकी चीजों को, अर्थार्जन को, व्यापारिक रिश्तों को, परिवार को भूल जाए और सामाजिक सेवा में लग जाए, वो भी गलत है। उन चीजों को देखते देखते सभी पहलुओं में बैलेंस करते करते आप अपना सोशल साइंस, सामाजिक संस्थाओं में लगे। आदमी को एट ए टाइम 1 या 2 संस्थाओं में सक्रिय होना चाहिए जिससे उसकी अपना समय लग सके। मैंने समाज के बहुत श्रावकों को जानता हूँ जो बहुत उम्र से पहले किसी सामाजिक सेवा में भद्र हो गए, आज वो अपने आप को असहाय पाते हैं। अगर किसी को सहयोग दे, दान दे, एक हाथ दान दे तो दूसरे हाथ को पता नहीं पड़ता। अभी तो कई बार कन्हैयालाल जी पटावरी कहते हैं कि हमारे पुराने जमाने में पंखे पे 3 नाम होते थे, पंखे का पैदा उसके परदादा, दादा, पिताजी, स्वर्गीयों के सबके नाम घूमते थे। ऐसा काम न करें, जहां भी दान दें, सोशल सेवा करें, सेवा भावना से करें। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। आदमी का विचार सोशल सेवा का होना चाहिए। अभी मैंने परसों पढ़ा था कि जे.आर.डी. टाटा एक बार प्लेन में आ रहे थे, उनके बराबर अमिताभ बच्चन बैठा था। अमिताभ बच्चन ने उनको पूछा कि साहब आप जानते हैं मेरे को? बोला नहीं जानता। बोला मैं अमिताभ बच्चन। उन्होंने कोई पूछा नहीं कहा। वो नीचे उतर के पूछा जी आपका क्या परिचय? बोले मैं जे.आर.डी. टाटा हूँ। अमिताभ को लगा कि यार ये मैंने गलती की। वही टाटा जी का
जो बम्बई ब्लास्ट हुआ उनका होटल में बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। उसको करने के लिए जो वर्ल्ड के टेंडर बनाए गए तो एक पाकिस्तान की कंपनी का टेंडर बहुत कम दामों का था। उनको कोई सी सिफारिश भी आई गवर्नमेंट इंडिया से कि आप इसको दे दो, उन्होंने कहा जी मैं तो मर जाऊंगा, पाकिस्तान की कंपनी को काम नहीं। उनके टाटा बलोनी का 100 या 200 गाड़ियों का पाकिस्तान का ऑर्डर पड़ा था। उन्होंने कहा जी मैं इस कंट्री को गाड़ियों को सप्लाई नहीं करूंगा क्योंकि ये हमारे देश के अगेंस्ट में यूज करते हैं। वो टाटा जिसने 1500 करोड़ रुपया इस कोरोना में देश को दे दिया और एकदम साधारण आदमी की तरह जीवन जी रहा है। इसे कहते हैं हमारी सामाजिक सेवा कि हम काम करते समय पता नहीं कि हम कैसे करेंगे। नेक्स्ट है सामाजिक सेवा के साथ साथ आज सर्वांगीण विकास में उपासना, साधना, मेडिटेशन करते हैं। मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। जन्म के साथ मृत्यु निश्चित है, ये सब जानते हैं। कब आएगा कब नहीं आएगा ये पता नहीं है। बचपन से उपासना का क्रम होना चाहिए। स्पिरिचुअल अवेजल फ्रॉम चाइल्डहुड होना चाहिए। आदमी के बनाए हुए भगवान के पीछे दौड़ रहा है। मैन इज बिहाइंड मैन मेड गॉड, नॉट द गॉड हु मेक्स द मैन। आदमी के बनाए भगवान का कि मनी है, उसके पीछे जीवन लगाता है और उस भगवान को भूल जाता है, वो इष्ट को भूल जाता है, उस तीर्थंकर को भूल जाता है जिसने आदमी को बनाया। आदमी को अपनी एज के हिसाब से उपासना के कर्म को बढ़ाना चाहिए। ये मेरा उपासना का कर्म। उपासना के बाद में मैं कुछ कंक्लूजन पे आऊंगा कि जितनी देर है आदमी के सर्वांगीण विकास के लिए मेरा तात्पर्य है कि आदमी उसको कैसे करे। ऑलराउंड डेवलपमेंट में आदमी अपना स्वास्थ्य भी ठीक रखे, पढ़ाई भी ठीक रखे, कमाई भी ठीक रहे, व्यापार में प्रामाणिक हो, आदमी सामाजिक सेवा भी करे, व्यवहार कौशल भी। तो हम अपने समाज में पूरे इंडिया में हजारों परिवार को जानते होंगे। मैं सबका नाम तो नहीं ले सकता, कुछ का नाम ये लेना पड़ेगा मेरे को जिससे मैं ये बता सकूं। पहले बहुत तो हम शरीर सर्वांगीण विकास में ये ध्यान रखें कि सिर बहुत बड़ा बन गया और पैर बहुत कमजोर है तो सर्वांगीण विकास नहीं हुआ। कोई भी एक विधा में कमजोरी रह गई तो वो नहीं हुआ। परिवार के सर्वांगीण विकास में पूरे परिवार में अगर कोई भी एक कमी रह गई तो हम उसको हमारी परिवार की सर्वांगीण विकास नहीं मानेंगे। मैं कहना चाहूंगा सर्वांगीण विकास के कुछ उदाहरण छत्तीसगढ़ से भाई गौतम जी चौड़िया है। मैं जब से जिंदगी में उन्होंने देखा है उनका जीवन एकदम ठीक है। जयपुर में भाई दौलत जी डागा है। सूरत में भाई चंपक मेहता और जसकरण जी चोपड़ा है। इनके जीवन हम एक उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। दिल्ली में भाई कन्हैया लाल जी पटावरी और धनराज जी वैद हैं। कलकत्ता में श्री रणजीत मल जी कोठारी, जतन जी पारक, चैनरूप जी चिंदालिया हैं। चेन्नई के अंदर में प्यारचंद जी पीतलिया या पूनम चंद जी राकेश कुमार जी डागा ऐसे परिवार हैं जिनका मैं सर्वांगीण विकास के हिसाब से मैं सही मानता हूँ। हो सकता है कोई गलती हो, मेरी जानकारी में नहीं है। बम्बई के अंदर में खलीलाल जी तात्या गए, बीसी भालावत, इन व्यक्तियों ने बहुत प्रोग्रेस की है, बहुत व्यवहार कुशल है, बहुत सामाजिक सेवा की है, बहुत अच्छी उपासना करते हैं। हमारे यंग साथी मेरे भाई सुखराज सेठिया, भाई केसी जैन भी इस श्रृंखला में आते हैं। इनका जीवन भी सर्वांगीण विकास है। लेकिन सर्वांगीण विकास के अंदर में ये जरूरी नहीं है कि हम पहले दिन से करें। एक चीज और कहना चाहता हूं कि एक होता है सत्य और एक होता है विश्वास। सत्य और विश्वास में क्या बड़ा होता है? कुछ भी कोई है, मेरे हिसाब से विश्वास बहुत बड़ा होता है। सत्य का असत्य सहा जा सकता है, विश्वास अनंत मौत से भी बुरा होता है। एक पत्थर का टुकड़ा है मार्बल के पीस में, उसके 5 पीस कटे। उस मार्बल का एक पीस कट के एक बाथरूम में लग गया, एक पीस किचन में लग गया, एक पीस अपने जहाँ पूजा की आराधना का स्थान था वहां पे लग गया, एक मंदिर के जीने में लग गया और एक से मंदिर की मूर्ति बन गई। हम बाथरूम वाले में जूते पहन के जा सकते हैं, किचन में हम थोड़े पैर साफ करके जाएंगे, आराधना नीचे फर्श बना हुआ है उसमें अपना मस्तक झुकाएंगे, मंदिर के जीने में चढ़ेंगे तो उसमें प्रणाम करेंगे, और एक जिसमें मूर्ति है उससे हम याचना करेंगे, उसमें भगवान देखेंगे। सत्य है कि वो पत्थर है, लेकिन विश्वास है कि वो भगवान है। तो असत्य सहा जा सकता है, विश्वास नन बहुत बड़ा है। आप किसको अच्छा मानते हैं, ये मेरा विश्वास है।
सत्य क्या है, मैं नीच में केवली नहीं। मेरा एक और काम है कि एवरी न्यू डे वी हैव ए चांस। ग्रेट थिंग्स नेवर कम्स विथ कंफर्ट जोन। कोई भी अच्छा काम, कोई भी बढ़िया काम ये नहीं होता है। आप उसके बाद में क्या कहेंगे? कोई भी चीज आप जिसको करना चाहें, तो सर्वांगीण विकास के उदाहरण ये है। मैं ये कहता हूं कि ये कोरोना का जो पीरियड चल रहा है, हम अपना आत्मचिंतन करें, हम अपनी कमियों को देखें। हम लेट्स स्टार्ट टुडे, लेट्स स्टार्ट फॉर गुड फ्यूचर। हम अच्छी चीज के लिए शुरुआत करें। अभी आपके पास टाइम है, आप अपने जीवन का पेंडिंग लिखें कि मेरे को जिंदगी में ये काम करना है। 10 साल पहले मैंने लिखा बेटे की शादी करनी है, बेटी की शादी करनी है, मकान बनाना है, ये करना है, स्वास्थ्य करना है। आप एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें, एक फॉर द ईयर प्लानिंग करें, एक आज की प्लानिंग करें। आप अपने जीवन के अंदर में क्या क्या कमियां हैं, उनको छोड़ना चाहते हैं, उसकी प्लानिंग करें। आप अपनी उपासना की प्लानिंग करें। लेट्स स्टार्ट फॉर। मेरा ये नहीं है कि हमने आज तक नहीं किया अब नहीं कर सकते, हम हमेशा कर सकते हैं। हमारा शिक्षण हम आज पढ़ सकते हैं, हम आर्थिक उन्नति कर सकते हैं, और हम अपने परिवार को सुख कर सकते हैं। मैं ये जितने आदमियों ने मैंने देखा आपको नाम लिए हैं, वो सारे जीरो से हीरो बने हैं, लेकिन वह भी आउट पर जमीन के से जुड़े हुए हैं, उन्होंने जमीन नहीं छोड़ी है। तो ये मेरा छोटा सा आप लोगों को प्रेजेंटेशन था। सर्वांगीण विकास के लिए बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन समय की अपनी सीमा है। 4:30 होने लगे हैं। भाई श्री टाइम है या इसको मैं क्वेश्चन आंसर के लिए रखूं? क्वेश्चन आंसर में ले लेते हैं अपने बाकी हाँ, पॉइंट्स। मैं बाकी पॉइंट छोड़ता हूँ, आप क्वेश्चन आंसर ले लो। तो अब बोलने के लिए बहुत कुछ था। किसी भी मेरे साथियों को कोई चीज अच्छी नहीं लगी हो तो आपके साथ क्षमा कामना है। अच्छी लगी हो और आपको अच्छा लगा है तो आप उसको जीवन में उपयोग करेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। थैंक यू अंकल। मतलब आपको सुनते सुनते बीच में हम लोग सब कोई खो ही गए थे मेरे ख्याल से। तो क्वेश्चंस लोग टाइप करना शुरू कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस आए हुए भी हमारे पास में, और बाकी क्वेश्चंस हम लें उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा निर्मल जी कोटेचा को कि हमारे बीच में एक बहुत ही खास मेहमान है, एक बहुत ही खास पार्टिसिपेंट है, उनको वेलकम करें। निर्मल जी, मैं निर्मल जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। जी आज हमारे बीच में श्रीमती अमिता जी चौरड़िया है। अमिता जी हमारे दिल्ली में जो हमारा दिल्ली का सिविल सेंटर चल रहा है, आपके ही फ्लैट में चल रहा है। बहुत ही उदार मना आप ये हमारी टीपीएफ का सहयोग कर रहे हैं। जो बच्चे आईएएस कर रहे हैं उनकी कोचिंग के लिए आपके पूरे फ्लैट का हम उपयोग कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं और आज आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आपका जो सहयोग मिल रहा है तेरा पंथ प्रोफेशनल परिवार को, बहुत बहुत सराहनीय है। ओम अरहम। और हमारे इस जो सिविल सेंटर चल रहे हैं उनकी संयोजिका जया जी राखेचा है और इसको देख रही हैं। भाई श्रील, एक मिनट श्रील, मैं भी कहना चाहूंगा कि जो सर्वांगीण विकास की बात कर रहा था उसमें अमिता जी चौड़िया, चंपालाल जी चौड़िया का परिवार भी है। मेरा इनसे परिचय पिछले 40 साल से 45 साल से है। भाभी जी का शायद मैं अपने आप को मानता हूँ कि बहुत मेरे परिवारजनों की तरह है, और इन्होंने जो इस तरह से अपने जीवन को उठाया है, बढ़ाया है, और जो लगन है इनको समाज के प्रति और परिवार को जिस तरह से बांध के रखा है, ये परिवार भी एक सर्वांगीण विकास वाला परिवार है। हो सकता है कुछ जो नाम सबके नहीं ले सका हूं, लेकिन भाभी जी, अमिता भाभी जी का हमेशा सहयोग देने की आदत रही। भाभी जी प्रणाम। थैंक यू अंकल। थैंक यू आंटी आने के लिए, आज ज्वाइन करने के लिए हम लोगों को इस वेबिनार में। क्वेश्चंस लेना अपने शुरू करते हैं। वैसे आंटी आपका स्क्रीन अनम्यूटेड है, अगर आप कुछ बोलना चाहें तो हमें अच्छा लगेगा।
माता जी कह रहे हैं तो हो सकता है कि एक थोड़ा छोटा थोड़ा बड़ा थोड़ा और हम लोग इनके लिए थोड़ा काम करें बच्चों के लिए, और कुछ अच्छी जगह मिल जाती है तो थोड़ा और अच्छा इनके लिए बनाने की सोच रहे हैं। धन्यवाद बहुत-बहुत भाभी जी। हाँ, अब मैं क्वेश्चन आंसर्स लेता हूँ। क्वेश्चन आंसर में सबसे पहला जो क्वेश्चन आया है हमारे पास में वो है संजय जी जैन का। संजय जी जैन दिल्ली से हैं और क्वेश्चन है इनका, सामाजिक रीति रिवाजों का दबाव जो एक्सटर्नल प्रेशर क्रिएट करता है वहां फिर विचारधारा में टकराव आएगा ही, सामंजस्य कैसे बनाएं? सुनील जी ऐसे हैं, सामाजिक जो भी रूढ़ियां हैं, कुछ रूढ़ियां अच्छी हैं, कुछ बहुत बढ़िया हैं। हम ये नहीं कह सकते रूढ़ी शब्द से ही कि जो परंपराएं हैं वो गलत है। कुछ परंपराएं का अपना बेनिफिट भी है, कुछ परंपराएं बड़ी गलत हैं। जो गलत परंपरा हैं उनको हमको तोड़ना चाहिए, उनको छोड़ना चाहिए। आचार्य तुलसी ने जिस तरह से हमारा पर्दा प्रथा, हमारा समाज के अंदर में जो थी, उनको उनके प्रति उन्होंने किया, और आज समाज में बहुत चेतना है। जो बुराइयां, जो परंपरा गलत है, जो मन में गलत लग रही है उसको छोड़ दो, जो अच्छी लग रही है उसको आप मान लो। अच्छी और गलत का निर्णय आदमी का मन करता है। आदमी जैसे अपने मन से सोचता है कि ये चीज परंपरा बहुत अच्छी है, होली मनाना, दिवाली मनाना परंपरा मेरे हिसाब से अच्छी है। एक मौसम चेंज होता है, मच्छरों का प्रकोप है, उसमें हम दिए जगाते हैं, सफाई हो जाती है, खुशियां आती है। आज रक्षाबंधन है, ये परंपरा बहुत अच्छी है, बहन भाई को याद करता है, ये हमारी भाईपन और बहन के रिश्तों को उजागर करता है। हमारी एक परंपरा है हमारे पर्यूषण की, वो परंपरा हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे ज्ञानार्जन के लिए, हमारे ध्यान के लिए अच्छी है। सारी परंपराएं न गलत है न सारी परंपराएं अच्छी है। जो परंपराएं गलत हैं, जो परंपराएं हमको गलत लगे, आज जैसे हम किसी निधन पर जो शोक संपन्न करने का 12 दिन का रखते हैं, वो परंपरा धीरे धीरे खत्म हो गई। 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन का, जब तक सारे क्लोज रिलेटिव नहीं आ जाए उसके बाद खत्म करने लगे, धीरे धीरे खत्म हो गई, और 10 साल में खत्म हो जाएगी। परंपरा के नाम पे, परंपरा जो अच्छा है वो मेरा है, जो अच्छा नहीं है वो मेरा नहीं है। थैंक यू। अगला क्वेश्चन हमारे बीच में है दीपक जी संचेती हैदराबाद से। दीपक जी का क्वेश्चन है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, प्लीज हाईलाइट दिस। इसको अगर थोड़ा सा डिटेल में बोल पाए। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट से आदमी का सोच, आदमी का विचार, आदमी का आध्यात्मिक क्षेत्र के कारण बहुत बढ़ जाता है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के कारण आदमी का थिंकिंग है वो पॉजिटिव हो जाता है। आदमी हर किसी का नेगेटिव शब्द नहीं करता है, और उसके बाद अच्छा ही अच्छा चीज इकट्ठा हो जाता है। उससे आदमी की पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना कंपल्सन है। जिसका स्पिरिचुअल बहुत मजबूत होता है उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना कंपल्सन है। लेकिन वो एक ऐसी चीज है, वो एक ऐसी लकड़ी है जिसको आदमी का सहारा चाहिए। जो मैं आपको बात कहना चाहता हूँ कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट से आदमी का स्वास्थ्य ठीक हो जाता है, विचार ठीक हो जाते हैं, व्यवहार ठीक हो जाते हैं, उपासना ठीक हो जाती है। लेकिन स्पिरिचुअल डेवलपमेंट अर्थार्जन नहीं होता, उसके लिए प्रमाणिक होना पड़ता है, श्रम करना पड़ता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कुछ पार्ट आप केवल उपासना से के उससे मान सकते हैं, कुछ से नहीं। ऐसा मेरा सोच। थैंक यू। दीपक जी का एक और क्वेश्चन है जिसमें वो पूछ रहे हैं, हाउ फार डज पद, प्रतिष्ठा एंड रुपया आर रिलेवेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ पर्सन्स पर्सनालिटी? मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए नहीं बताया। आदमी आदमी के बनाए हुए 5 पैसे के पीछे जिंदगी लगाता है। आदमी बचपन से जब बड़ा होता है तो किस चीज का, किसके पीछे अपना पैसा लगाता है? अच्छा पद पाने के लिए, अच्छा प्रतिष्ठा पाने के लिए, अच्छा पैसा पाने के लिए, अच्छा परिवार पाने के लिए, अच्छे बच्चों को बनाने के लिए। आदमी इन 5 पैसे के पीछे घूम रहा है। ये अच्छे पैसे आदमी के अहंकार को वर्धन करते हैं, लेकिन ये पैसे के बिना कोई आदमी ऐसा नहीं मिलेगा मेरे को जो न पद चाहता हो, न प्रतिष्ठा चाहता हो, न पैसा चाहता हो, न पति पत्नी चाहता हो, न पुत्र चाहता हो। इस पैसे के बिना कोई आदमी का कोई अपना अस्तित्व नहीं है। वो आदमी फिर सामाजिक प्राणी नहीं है। सामाजिक प्राणी का तो होता है वो कोई साधु होगा,
कोई महान आत्मा होगी जिसको इस पैक की जरूरत नहीं होगी। लेकिन आज अमूमन जो आदमी आज हम दुनिया में जिसको देख रहे हैं, वो इन किसी भी एक पेय के पीछे अपना श्रम लगाते हैं। 80% श्रम इन्हीं पेय को प्राप्त करने के लिए लगाते हैं। उस परमात्मा को भूल जाते हैं जिसने आदमी को बनाया। मैंने कहा था मैन इज मैन गॉड। आदमी आदमी के बनाए हुए भगवानों के पीछे घूम रहा है, न कि उस भगवान ने जिसने आदमी को बनाया। सर्वांगीण विकास में मेरा ये था कि हमको सब चीजों की उन्नति चाहिए, लेकिन थोड़ी थोड़ी बैलेंस। थैंक यू अंकुल। मेरे ख्याल से आज क्वेश्चंस इतने ही हैं हमारे पास में। बाकी अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप tpfspandan@gmail.com पे मेल कर सकते हैं, अपने फीडबैक और सजेशन भी दे सकते हैं। साथ में यूट्यूब, हमारा जो यूट्यूब पेज है उसको सब्सक्राइब करें, जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करें। मैं हमारे सेंट्रल जोन के सेक्रेटरी श्री नवीन जी वागरेचा को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे आज के हमारे स्पीकर और हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उन सबको थैंक यू करें, धन्यवाद ज्ञापन करें उनका। हेलो, धन्यवाद लुनकर जी। आवाज आ रही है मेरी सर? आजी सर संपत जी भाई साहब, सबसे पहले तो टीपीएफ स्पंदन की तरफ से आपका बहुत बहुत हार्दिक आभार। धन्यवाद धन्यवाद। स्वयं पधार कर और हम सबको इतना मूल्यवान इतने अच्छे टॉपिक के ऊपर आपने इतनी अच्छी तरह समझाया। मुझे सर आज भी याद है वो सरदार शहर की रात जब पीपीएफ की मीटिंग थी, उसमें जब संविधान संशोधन के बारे में चल रहा था, तब आप पूरी रात हम लोग शायद मेरे ख्याल से 11-12 बजे तक आप वहीं थे, नरेंद्र जी शामचुका और वो। उस वक्त जिस तरह से आपने संविधान को रखा था, मैं खुद उसका प्रत्यक्ष दृष्टा था। तो बहुत बहुत आभार पूरे टीपीएफ स्पंदन की ओर से, पूरे टीपीएफ परिवार की ओर से, क्योंकि आप टीपीएफ के न सिर्फ पिलर है बल्कि आज के भी राइजिंग स्टार हैं। आज के भी आप राइजिंग स्टार है, आप न सिर्फ पिलर है बल्कि आज के भी राइजिंग स्टार ही हैं आप। हम आपको देख के ही टीपीएफ के अंदर बड़े हुए हैं। तो बहुत बहुत आभार आपका टीपीएफ के पूरे परिवार की ओर से। और अगर मैं हमारे ऑर्गेनाइजर और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान निर्मल जी और महामंत्री सुशील जी और आप सभी का भी अगर आभार ज्ञापित करता हूँ कि आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और लॉकडाउन को बहुत अच्छी तरह से हमको इस कार्यक्रम इस तरह से लाभान्वित किया। पूरे टीपीएफ के सभी ऑर्गेनाइजर और सभी की नोट जितने भी पर्सन है, सभी का बहुत बहुत आभार। और विशेष रूप से मुझे प्लेटफॉर्म दिया आपने, आभार के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टीपीएफ मेरा अपना है, टीपीएफ किसी और का नहीं है। सबसे पहले मैं अपना मानता हूँ। टीपीएफ मेरा अपना, अपने को क्या धन्यवाद देगा? तो मैं अपनी ड्यूटी समझी कि सब कोई पैसा कमाना, स्वास्थ्य सबके लिए बता रहा है। नहीं सर, हम तो आपको देखते हुए टीपीएफ में आगे बढ़े सर। हमारा तो रोल मॉडल आप है टीपीएफ के अंदर। हम तो सरदार शहर से वो रात मुझे आज भी याद है, हम आपको देखते हुए टीपीएफ में हमने आगे बढ़ते हुए सर। जो कुछ भी टीपीएफ में है वो सब आप लोगों के कारण ही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और लुनकर जी आपका विशेष धन्यवाद कि आपने आज मुझे कॉल किया और इसके लिए प्रेरित किया। थैंक यू सर। थैंक यू नवीन जी। अंकल हम धन्यवाद आपको नहीं दे रहे, आप हमारे मेंबर हैं, तो हम आपको धन्यवाद नहीं दे रहे। हम तो धन्यवाद स्पीकर को जिसने आज हमारे साथ में ज्ञान जो है वो शेयर किया, जो उन्होंने सीखा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो हमारे साथ में शेयर किया। हम उस सच को धन्यवाद दे रहे हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। कल मिलेंगे फिर 3:15 बजे। कल हमारा 12:15 बजे से हम लोग एक नई सीरीज और शुरू कर रहे हैं। मैं नवीन जी पारक हमारे बीच में है, नवीन जी पारक को रिक्वेस्ट करूंगा, डिस्कनेक्ट हो गए नवीन जी शायद, बट मैं आप लोग सबको रिक्वेस्ट करूंगा 12:15 बजे का आप लोगों के पास में मैसेज आएगा। कल श्री संजय पुगलिया जी हैं जो सीएनबीसी आवाज के, वो हमें ज्वाइन करेंगे जूम पर लाइव। आप लोग सब कोई जरूर से लॉग इन करें, लॉग इन डिटेल्स आपके पास में पहुंच जाएगी, जरूर से लॉग इन करें। और फेसबुक का लिंक और ये वाला जो लिंक है जूम का, वो बाकी लोगों के साथ में शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन कर सके और फायदा उठा सके इस वर्कशॉप का। बहुत बहुत धन्यवाद एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू। श्रील को थैंक्स टू श्रील। अरे थैंक यू अंकल। निर्मल जी को थैंक्स, निर्मल जी को, सुशील जी को, सभी हमारे पदाधिकारियों को बहुत बहुत मेरे को बोलने का मौका दिया है। अरे संपत जी भाई साहब, आपको धन्यवाद है, हम तो आपके हैं। हैं? अरे हम तो आपके हैं। आप